हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को मौर्य वंश पढ़ा दिया है। आज बात हम करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी मौर्य उत्तर काल के बारे में। यहाँ से रिलेटेड सभी आप लोगों को MCQ क्वेश्चन मिलने वाले, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि नए क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल होता है, तो जो आगामी एग्ज़ाम हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो, किसी को कोई चार्ज नहीं देना, और आप लोगों को निःशुल्क, है ना, ये वीडियो अंत तक देखना है। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन सा था जो बौद्ध बन गया था? SSC CGL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कनिष्क या विसिक, कुजुल कण्फिसस या विम कण्फिसस? तो कुषाण नेता वो था कनिष्क, जो कि बौद्ध बन गया था। ए विकल्प इस सवाल में राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 को करते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यूपी PCS 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नॉर्मल, अब ये क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में, CGL, MTS, CHSL किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 3 की। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया। सही आंसर है, इन्होंने सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक था सिमुक, ठीक है ना, तो सातवाहनों ने अपनी जो राजधानी स्थापित की थी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन मतलब शुरुआत किया था आंध्र प्रदेश से किया था। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, आप लोगों को याद रखना है। विकल्प यहां सी बिल्कुल राइट है। आगे बात करता हूं, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? SSC CGL एग्जाम 2017। सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस सवाल का राइट आंसर है वो चीनी जर्नल था पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल में राइट है। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? एक बड़े पैमाने पर SSC 2011 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। सवाल नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर स्वर्ण या सोने की मुद्राएं चलाई थी कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल में राइट है। चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? खारवेल के बारे में पूछे तो CHSL एग्जाम था 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014, जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर था कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेदी वंश से संबंधित था। इस प्रकार से बी विकल्प यहां आपका राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को करता हूं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? SSC CGL 2016 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग जो था, जो शुंग वंश का संस्थापक भी था, ये सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में एक सेनापति के पद पर आसीन था। विकल्प सी राइट है। सवाल नंबर 8 करते हैं। सातवाहन अर्थात आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सवाल नंबर 8 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। तो यहां ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे माना गया। सवाल नंबर 9 को कर लो। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो देखिए आपको पता होगा 261 BC में, है ना, कलिंग पर आक्रमण किया था। किसने किया था? वो किया था सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। और सम्राट अशोक ने तभी से युद्ध ना करने की कसम भी खा ली थी। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, ये पूछा हुआ है। तो ये था खारवेल। ये CHSL एग्जाम में पूछा गया था। तो 9वें नंबर में ए विकल्प बिल्कुल राइट है। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण का ज्ञाता, ठीक है ना। SSC CHSL 2016 इस एग्जाम के माध्यम से इस क्वेश्चन को पूछ चुका है।
तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? गौतमी पुत्र, सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या चंद्रगुप्त? सवाल नंबर 10 सही आंसर जाएगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। बी विकल्प इस सवाल में बिल्कुल राइट है और पतंजलि इसी के समकालीन थे। आगे बढ़िए सवाल नंबर 11 की तरफ। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? देखिए, अगर मैं बात करता हूं अशोक के स्तंभ लेखों की, तो उसके स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। शिलालेखों की संख्या 14 थी। 1837 में अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रीसेप ने पढ़ने में सहायता प्राप्त की थी। दूसरी चीज आप लोगों से पूछा है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? सवाल नंबर 11 सही आंसर जाएगा शक राजा था, रुद्रदामन इसके द्वारा, है ना, सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी किया गया था। आगे बढ़िए। भारतीयों के महान रेशम मार्ग, तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट कहते हैं, ये किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट। एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सही आंसर है इस सवाल का वो है कनिष्क, ठीक है ना। तो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग ये जो आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा किया गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। लेकिन तांबे के सिक्के का पूछ रहा है, तो तांबे के सिक्के भी जारी किए थे कुषाण शासकों ने ही। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो 13 नंबर के लिए ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ता हूं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में? यूपी आरओ एआरओ एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो अंतरिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, अंतरिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसका मतलब जो प्रधानमंत्री था वो था चाणक्य, जो कि बहुत अच्छी मदद करता था उसकी। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की और शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, याद रखो, बी विकल्प राइट है। अगला सवाल करता हूं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अर्थात चरक जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, है ना, और नागार्जुन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्त। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 16। शक संवत का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था? देखिए, मैं बात करता हूँ विक्रम संवत की। 58 बीसी में शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। बावन। और हिजरी संवत की बात करता हूँ तो 622 ईस्वी में शुरुआत हुई थी हिजरी संवत की, ठीक है ना। तो आरआरबी एनटीपीसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, शक संवत का प्रारंभ सम्राट कौन सा था जिसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था शक संवत? तो वो कनिष्क था। तो 16 नंबर के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 17 देखो। सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? यानी मिश्रण कौन सा है ग्रीक और यूनानी शैली का? गांधार, शिखर, वेसर या नागर? सवाल नंबर 17 तो वह है गांधार, जो कि ग्रीक और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। ऑप्शन ए राइट है। सवाल नंबर 18 देखो। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? मल्टीटास्किंग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना वो था अश्वघोष, ठीक है ना। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था वो था अश्वघोष, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल में राइट है। आगे बढ़िए। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में उसने किया था? बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सवाल नंबर 20 सही आंसर जाएगा महायान शाखा से संबंधित था, उसका अनुयायी था, है ना, कनिष्क। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था जिसका प्रचार प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व के देशों में किया था, याद रखो। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो सही आंसर था कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, है ना, कनिष्क के शासनकाल में शक संवत शुरू हुआ। दूसरा चीज़, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ईसा की पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कुंडनवल कश्मीर में, याद रखना। तो इसमें ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे 21 नंबर में माना जाएगा। आगे बात करता हूं, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश के बाद में कौन सा आया था, तो वो आया था सुंग वंश। सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, याद रखो। आगे बात करते हैं, कनिष्क की राजधानी कहां पर थी। एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा। तो जो कनिष्क की राजधानी थी वो थी पुरुषपुर या पेशावर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पुरुषपुर है, मैंने दूसरा नाम पहले ही बोल दिया, पुरुषपुर पेशावर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी विकल्प स्वाभाविक है इसका उत्तर होना। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन में। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति रचना की थी। गाथा सप्तशती यूपी पीसीएस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर है सातवाहन नरेश, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की जो रचना की गई थी वो रचना हाल के द्वारा की गई थी। ये सातवाहन वंश से संबंधित था हाल, और इसी की महत्वपूर्ण कृति थी गाथा सप्तशती। चलो सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी किसने, कुषाण शासकों ने। तांबे की मुद्राएं भी इन्होंने ही चलाई थी। ये सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया था 2011 के एग्जाम में। ये था कुजुल कन्फ्यूशस, कुजुल कन्फ्यूशस सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल में सही आंसर हो जाएगा। इसके समय में सबसे ज्यादा इसी ने सबसे ज्यादा सोने की जो मुद्राएं थी वो जारी कराई थी। आगे बढ़िए सवाल नंबर 28 की तरफ। चरक किसके राज चिकित्सक थे या किसके दरबार में वैद्य का काम करते थे चरक। सीजीएल एग्जाम 2016 इसको पूछ चुका है। तो सही आंसर जाएगा वो थे कनिष्क के, है ना। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, याद रखो। आगे बढ़ता हूं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। सवाल नंबर 29। तो जो सातवाहन वंश था इसकी जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। ये बीपीएससी 2019 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 30 की तरफ। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। तो रोम जो कि इटली की राजधानी है रोम, रोम के साथ सबसे पहले किसका व्यापार आरंभ हुआ था। कुषाणों का, तमिल व चेरों का, या फिर वाका टकों का, या फिर शकों का। तो सही आंसर जाएगा तमिल एवं चेरों का। विकल्प बी बिल्कुल इस सवाल में दोस्त राइट है। आगे बढ़ता हूं, सातवाहनों की समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। इसे सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ सही आंसर है सातवाहनों की समय जो सर्वाधिक मुद्राएं थी वो शीशे की बनी हुई थी। शीशे की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल में राइट है 31 नंबर में। चलो 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में, सवाल नंबर 32 के बारे में। जो विक्रम संवत था, देखिए शक संवत की जो शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। दूसरा मैं बात करता हूँ विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में, यानी कि 58 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से डी विकल्प बिल्कुल राइट है। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व में या फिर ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार कंफर्म कराइए, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने थोड़े समय पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दे का शुभारंभ कब हुआ। रंगमंच किसे कहते हैं, जहां नाटक वगैरह शो वगैरह कोई दिखाया जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। तो वहां पर्दे का जो शुभ आरंभ था वो कब से किया गया। तो पर्दे का मतलब समझ सकते हो, रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा। पर्दे का मतलब जैसे कि आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि फ्लैश के माध्यम से
जैसे आप लोग कभी गए हो हॉल वगैरह में तो वहाँ फ्लैश अर्थात पर्दे पर ही तो उतारा जाता है चित्र को। तो इस पर्दे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? 33 नंबर क्वेश्चन है ना। 33 नंबर क्वेश्चन तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ये तो आज की आधुनिक पद्धति है, लेकिन जो पहले की आधुनिक पद्धति थी वो क्या पद्धति थी कि पर्दे का यूज करते थे वहां पे, मतलब छिपाने के लिए। याद रखो, तो ए विकल्प राइट है। आगे बढ़ता हूं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा बुद्ध की 34 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर है कुषाण काल में बनाई गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल में राइट है, खड़ी प्रतिमा। 35 नंबर क्वेश्चन है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? है ना। आईएएस प्री एग्जाम 1997 में पूछा गया था। सुंग वंश, पहले मौर्य फिर उसके बाद में सुंग, लेकिन उसके बाद में कौन सा वंश आया था? तो कवण वंश आया था, कवण वंश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूं। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? बीपीएससी 1994 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? 36 नंबर सवाल। तो याद रखना, इसके लिए सही आंसर है वो है डेमेट्रिक्स, है ना, डेमेट्रिशियस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इसने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी मौर्य उत्तर काल में। 37 नंबर क्वेश्चन। चार धातुओं जिसमें सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को का मतलब क्या कहते थे? जो सोना, चांदी, तांबा एवं शीशे के मिश्रण से बनता था सिक्का, उसे क्या नाम देते थे? तो उसे नाम देते थे का सरपण, है ना, का सरपण। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 38। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? 38 नंबर सवाल अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो याद रखना, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है मथुरा संग्रहालय में। मथुरा जो कि यूपी का एक, है ना, मतलब एक शहर बोल सकते हो, एक जिला बोल सकते हो, यूपी का एक मथुरा। ठीक है ना। सही आंसर है कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण की जन्म स्थली भी यहीं पे है, मथुरा संग्रहालय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। आगे बात करता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? पहले कौन आया था? 39 नंबर क्वेश्चन। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। यूनानी आए थे, शक आए थे और फिर कुषाण। तो ये आक्रमण का सही कालानुक्रम है। आगे बढ़िए। अगला है त्रातार जिसे मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की थी? ठीक है। त्रातार जिसे मुक्तिदाता भी कहते हैं, इसकी उपाधि किस वंश के शासकों के द्वारा धारण की गई थी? सवाल नंबर 40। तो सही आंसर है शक वंश के शासकों के द्वारा धारण की गई थी। डी विकल्प आप लोग राइट कर लेना। आगे बात करता हूं 41 नंबर क्वेश्चन। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? क्यों प्रसिद्ध है तक्षशिला? क्या था ऐसा? लोअर पीसीएस 2015 के एग्जाम में पूछा गया यूपी में ये। 41 नंबर क्वेश्चन तो वो है गांधार कला शैली का प्रयोग होने के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल हो गया। ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। आगे बात करता हूं किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? उत्तराखंड लोअर पीसीएस या लोअर पीसीएस प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का शुरुआत किया था या फिर प्रारंभ किया था, प्रयोग किया था? तो सही आंसर है शकों ने इसका प्रयोग किया था छत्र प्रणाली का। बी विकल्प राइट है। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 43 की। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक था, जिसकी पवित्र पुस्तक बाइबिल है? ठीक है ना। तो सेंट थॉमस भारत आया था किसके समय में? सवाल नंबर 43 सही आंसर है गोविंदो फिनस, है ना, गोविंदो फिनस के शासनकाल में भारत आया था। याद रखो सेंट थॉमस। अगला सवाल है सवाल नंबर 44 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर जिसे सीजर की उपाधि भी, है ना, कहते हैं, ये धारण की थी? कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण की थी रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण की थी? तो वो थे कुषाण शासक, जिन्होंने कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण की थी। तो ये डी विकल्प बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो थी मौर्य उत्तर काल से संबंधित। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है आप लोगों को, और डेली वेज मैं आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा। डेली वेज की प्रैक्टिस आप लोग को करनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।